तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 5.4 और आज हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। तो प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि AP 121, 117, 113 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। यानी कि यहाँ पे हमको बताना है कि इसका AP का जो है कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा AP दिया गया है इसका जो सीक्वेंस है ये घटते क्रम में दिया गया है। 121 है, फिर 117 है, फिर 113 है। इसका मतलब है कि ऐसे घटते हुए जाएगा। तो घटते हुए जब जाएगा तो इसका सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले कि यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है हमारा। प्रथम पद A बराबर दिया है 121, ये हमारा प्रथम पद दिया है। इसके बाद हमारा जो सार्वंतर होगा, सार्वंतर आपका क्या होगा, D बराबर 117 माइनस 121। 117 में से 121 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, -4 हो गया, ये हमारा सार्वंतर। लेकिन हमको बताना है कि कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना nवां पद को हम लोग an से दिखाते हैं, प्रथम ऋणात्मक पद है। ठीक है, प्रथम या पहला जो भी हो, तो यहाँ पे प्रथम ऋणात्मक पद जो है आपका nवां पद है। तो बच्चों nवां पद जो है आपका, यहाँ पे थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा कि जो nवां पद है वो पहला ऋणात्मक पद है और जो संख्या माइनस में होती है वो हमेशा क्या है, 0 से छोटी होती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा an होगा, जो nवां पद an है वो 0 से छोटा होगा। ये छोटे का निशान है। इसका मुख जो है जिधर खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो अभी 0 की तरफ खुला है तो 0 बड़ा है और an छोटा है। तो an छोटा होगा 0 से। और an यानी कि nवां पद का जो फार्मूला होता है, nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैंने पहले वीडियो में बताया है फार्मूला, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और जो आपका चैप्टर 5 की सबसे पहली वीडियो है जिसमें समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है, उसे आप एक बार जा करके जरूर देखिए। तो ये हमारा nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a का मान क्या है यहाँ पे रख लेंगे हम लोग। a का मान 121 है, n का मान तो पता नहीं क्योंकि n का मान ही हमको बताना है, तो n माइनस 1 हो गया। और यहाँ पे d जो है हमारा सार्वंतर कितना है, -4 है और ये छोटा है 0 से। ठीक है, अब इसके बाद 121, इस -4 का जब हम लोग गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4n हो जाएगा और -1 का -4 में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये जो है आपका 4 हो जाएगा और ये छोटा होगा किससे, 0 से। 121 में 4 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। 4n का हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, दूसरे साइड में जब भेजते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। देखिए माइनस में है, जब ये दूसरे साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये छोटा हो जाएगा 4n से, यानी कि 125 छोटा है 4n से। इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4n बड़ा है 125 से। सेम एक ही चीज़ है, 125 छोटा है 4n से, इसका क्या मतलब होगा कि 4n बड़ा है तभी ना 125 छोटा है। तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 4n बड़ा है 125 से। देखिए इसका मुख जो है 4n की तरफ खुला है, इसका मतलब है कि 4n बड़ा है और 125 छोटा है। तो फिर यहाँ से n जो होगा बड़ा होगा 125 बटे में 4 से। जब हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो 4n के साथ गुणा में है, जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। तो भाग का मतलब क्या होगा कि बटे में हो जाएगा। अब 125 में हम लोग 4 से भाग देंगे, तो जब आप 125 में 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है 31.25 आंसर में। ठीक है, तो n का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 31.25 आ जाएगा। ये n का मान हो गया कि यानी n जो है बड़ा है 31.25 से। तो अब यहाँ पे हमारा जो n होता है, n एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या माने गिनती वाली जो संख्या होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमेशा n का मान होता है क्योंकि n एक पदों की संख्या है। जैसे ये पहला पद हो गया, पहला गिनेंगे, दूसरा गिनेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे गिनेंगे। हम ऐसे तो कहेंगे कि नहीं कि 1.2वां पद है, 1.5वां पद है, ऐसे तो कभी गिन नहीं सकते हैं। इसलिए n का मान हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आता है। तो यहाँ पे जो n दिया गया है, n के लिए बताया गया कि n बड़ा है 31.25 से, यानी कि 31.25 से तुरंत बड़ा कौन सी प्राकृतिक संख्या होगी, तो बच्चों वो हमारा क्या होगा कि 32 होगा। तो ये हमारा 32वां पद जो है
इसका सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही में यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके एक बार अपना फीडबैक जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। इसलिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इस तरह के और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों इसके बाद ये आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। यानी कि कोई एपी है जिसके तीसरे और सातवें पद का जो योग है वो 6 है और उनका गुणनफल 8 है। किसका? तीसरे और सातवें पद का ही गुणनफल 8 है। जैसे तीसरे और सातवें पद का योग 6 है, वैसे तीसरे और सातवें पद का जो गुणनफल है वो 8 है। यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि एपी के प्रथम 16 पदों का योग बताना है। यानी कि एपी का जो है प्रथम 16 पद का योग हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम एपी का निर्माण करें, एपी की संरचना बनाएं, तभी हम पता कर पाएंगे कि एपी के प्रथम 16 पद क्या हैं, तभी उनका योग हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए ए यानी कि प्रथम पद और सार्वधातुक डी, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि यहाँ पे ए और डी का मान पता करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके 16 पदों का योग बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना एपी का जो प्रथम पद है वो ए है। ठीक है, ये एपी का प्रथम पद ए हो गया और एपी का जो सार्वधातुक है वो क्या है? डी है। एपी का जो तीसरा पद होगा जिसे हम लोग ए3 से दिखाएंगे वो क्या होगा? ए प्लस 2d होगा। और एपी का जो सातवां पद होगा जिसे ए7 से दिखाते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं ए प्लस 6d लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि nवां पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमको ए3 निकालना है तो 3 में से 1 कम करके डी में गुणा करते हैं। ए7 निकालना है तो 7 में से 1 कम करके डी के साथ गुणा में लिखते हैं और साथ में ए जोड़ देते हैं। इस चीज़ को मैंने पहले वीडियो में बताया है, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे एक बार जरूर देखें, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा आगे का कंडीशन दिया है कि तीसरे और सातवें पदों का जो योग है वो क्या है? 6 है। यानी कि ए3 प्लस ए7 बराबर में क्या है? 6। योग माने होगा कि जोड़ना, तीसरा हो गया ए3 और सातवां हो गया ए7, इनके बराबर लिखेंगे 6। ए3 का जो मान है वो क्या है? ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d और प्लस ए7 का जो मान है ए प्लस 6d है और बराबर में हम क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। ठीक है, ए और ए यहाँ पे जोड़ लिया जाएगा, तो ए और ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा और साथ ही में ये 2d में 6d जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8d हो जाएगा और बराबर में हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 2 का जो टेबल होता है, 2 का जो पहाड़ा होता है उसमें 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो कॉमन उसी संख्या को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 हम कॉमन कर लेंगे। तो जब आप 2 कॉमन करेंगे तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पे 2 आता है, तो यहाँ पे एक ए बचेगा, तो एक लिखा नहीं जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद 8 में से जब 2 कॉमन हुआ है तो ये 2 दोनों में से कॉमन हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से, दोनों जगह से कॉमन हुआ है। तो 8 में से जब निकला है तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पे 8 आएगा? तो 2 चौके 8 होगा, तो 4 यहाँ पे लिखा जाएगा, 4d और बराबर में क्या लिखेंगे? 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इस 2 का पक्षांतर हम लोग कर देते हैं। तो जब आप 2 का पक्षांतर करेंगे तो अभी देखिए 2 गुणा में है, जब दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग माने बटे में आ जाएगा और ये काट सकते हैं, 2 तिहाई आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से a प्लस 4d बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ से a का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं 3 माइनस 4d, a बराबर लिख सकते हैं 3 माइनस 4d। यहाँ पे हम क्या किए हैं कि जो आपका d है, 4d है, उसका पक्षांतर कर दिए हैं, इधर प्लस में है, दूसरी तरफ गया है तो माइनस में हो गया है। इसको मान सकते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे का हमारा कंडीशन दिया है कि उनका जो गुणनफल है ना वो 8 है। किनका गुणनफल? तीसरे और सातवें पद का। तो तीसरा पद हमारा क्या है? a3 है बच्चों, और सातवां पद क्या है बच्चों? a7 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a3 और a7 लिख सकते हैं, ये इनका गुणनफल हो गया। और बराबर में कितना लिखना हम लोगों को? 8 लिखना है, क्योंकि इनका गुणनफल 8 दिया गया आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बराबर में लिख देंगे हम लोग 8 यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है a3 का मान क्या है? देखिए a3 का मान है a प्लस 2d, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2d एक ब्रैकेट में और गुणे में a7 का जो मान है वो क्या है? a प्लस 6d है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 6d अगले ब्रैकेट में और बराबर में हम लिख देंगे 8। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो a का मान है ना, a बराबर 3 माइनस 4d है ना समीकरण 1 में, उस a के मान को हम लोग यहाँ पे ला करके रख दें। ये जो हमारा अगला इक्वेशन बन रहा है इसमें ला करके रख दें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से
a का मान रखने पर, तो जब हम लोग समीकरण 1 से a का मान रखेंगे इसमें, तो देखिए ये a है और इसके जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को, 3 माइनस 4d लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस 4d और फिर इसके बाद प्लस में है इसके 2d, तो प्लस में लिखा जाएगा 2d। फिर जब हम अगले ब्रैकेट में आते हैं तो a प्लस 6d है, तो फिर a के जगह पे क्या लिखना है, 3 माइनस 4d लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 4d और फिर प्लस में क्या है, यहाँ पर भी यहाँ पे क्या है 2d है, सॉरी यहाँ पे 6d है, तो ये 6d यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और बराबर में हमारा 8 है, तो 8 को हम ऐसे ही बराबर में लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये 4 और 2 घट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये -4 और ये +2 है, तो ये घटेगा तो माइनस का 2d आएगा, क्योंकि 4 और 2 में बड़ी जो संख्या है वो क्या है आपकी 4 है, और 4 पे माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे घटाने के बाद हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक वैसे ही अगले वाले ब्रैकेट में भी हम देख रहे हैं कि तीनों तो वैसे ही लिखा जाएगा, और ये -4d है और ये +6d है, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो घटा देंगे हम लोग, और घटाने के बाद लिखेंगे प्लस में 2d और बराबर में 8। प्लस का चिन्ह यहाँ पे इसलिए लगाएंगे कि 6 और 4 में बड़ी जो संख्या है वो क्या है आपकी 6 है, और 6 पे बड़ा मतलब 6 पे जो चिन्ह है वो क्या है माइनस का है, इसलिए यहाँ पे सॉरी 6 पे जो चिन्ह है वो क्या है प्लस का है। देखिए यहाँ पे प्लस का है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे ये चीज आपका बन गया। इसको देख करके आपने पीछे की क्लासों में एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो उसका याद आता होगा आपको, वो आपका था सर्वसमीका, हम लोग बोलते थे a प्लस बी और a माइनस बी, और इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को आपने पढ़ा होगा पीछे की कक्षाओं में, ठीक है। ठीक वैसे ये भी देखिए, ये a प्लस में हो गया, 3 प्लस 2d हो गया, और ये 3 माइनस 2d हो गया, यानी कि सेम नंबर है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जैसा कि यहाँ पर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि इनको भी ऐसे लिखा जाता है 3 का स्क्वायर और माइनस में 2d का स्क्वायर, और बराबर में हम लिख देंगे 8। अब यहाँ पे 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2d का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, और d का स्क्वायर तो d का स्क्वायर ही हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा आपका 8। इस 9 का पक्षांतर करते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हमको d का मान पता करना है, यानी कि सार्वंतर यहाँ से बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे कि 9 का पक्षांतर करेंगे। जब 9 का पक्षांतर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 8 माइनस में 9, और यहाँ पे जब हम 8 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा -1। सेम वही कंडीशन, क्योंकि 8 प्लस में है 9 माइनस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा। घटाने के बाद जो चिन्ह लिखते हैं वो बड़ी संख्या का लिखते हैं, तो बड़ी संख्या 9 है और 9 पे प्लस माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से d स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग। अब -4 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो -4 d स्क्वायर के साथ गुणा में है, जब वो दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग को हम क्या लिखते हैं बटे में ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया और बचा क्या 1/4। अब देखिए d स्क्वायर बराबर क्या है 1/4 है, और d से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये कौड़ी में हो जाएगा, कौड़ी में 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कौड़ी से बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम इसका करते हैं गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 1 का गुणनखंड 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो देखिए इनका जोड़ा बन जा रहा है, तो ये +-1/2 आएगा। तो ये d का मान होगा +-1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि d के 2 मान हो गए, एक +1/2 और दूसरा जो है आपका -1/2। तो दोनों मान की सहायता से हम लोगों को आगे के सवाल हल करने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग a का मान पता करते हैं। इस a का मान निकालते हैं, प्रथम पद का मान निकालते हैं, और किस पे निकालते हैं +1/2 पर, ठीक है। तो d बराबर +1/2 पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 - 4d है ना, तो 3 - 4 गुणे, और d का मान हमको क्या रखना है 1/2 रखना है, तो 1/2 रख दिए। अब ये 2 दूनी 4 हो गया, कटेगा ना, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आप कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये a का मान हो गया और ये d का मान हो गया। तो हमको क्या बताना था 16 पदों का योग, यानी कि समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग बताना है। तो पहले तो AP के n पदों का योग का फार्मूला होता है, इसको SN से दिखाते हैं। SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। ये आपका फार्मूला है AP के n पदों का योग निकालने के लिए। हमको क्या निकालना है 16 पदों का योग, यानी कि n बराबर 16 रखना है, n बराबर 16 रखना है, 16 पदों का योग, ठीक है। तो S16 बराबर हो जाएगा
16/2 और 2 गुणे ए का मान क्या है बच्चों, देखिए ए का मान यहाँ पे 1 निकाले अभी हम लोगों ने, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा और प्लस n-1 है तो n का मान 16 है, 16 - 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो d है वो d कितना है देखिए, तो d का मान है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2। ठीक है, ये देखिए 2 8 16 कट जाएगा 8 बार में, तो ये 8 हो गया। और ब्रैकेट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 2 ही होगा, प्लस 16 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 15 और गुणे में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये 2 + 15 1 15 हो गया, 15 में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अब ये भिन्न में हो गए हैं तो भिन्न में इनको जोड़ना है, तो नीचे वाले को हम लोग जब 2 अंक में होते हैं तो 2 अंक में अगर भिन्न का जोड़ करना है तो 1 और 2 का गुणा करके 2 लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनका तिरछा गुणा करते हैं, यानी कि 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा और 1 का 15 में गुणा होगा तो 15 ही रहेगा। फिर इसके बाद 8 गुणे 15 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19, 19/2 हो गया। ये 2 हम काट सकते हैं, 8 को 2 से काट सकते हैं तो 2 चौके 8 हो गया, और 19 और 4 का गुणा करेंगे तो ये 76 आपका आंसर हो जाएगा। S16 का मान यानी कि 16 पदों का जो योग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने d का मान +1/2 रखा था, अभी हमने बताया है कि d के 2 मान है, एक +1/2 और एक -1/2। अब हम क्या करेंगे कि -1/2 पर भी चेक करेंगे, d बराबर -1/2 पर। अब यहाँ से a का मान क्या होगा देखिए, तो a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा 3 - 4d, यानी कि 3 - 4 गुणे d का मान -1/2 रखना है। ठीक है, ये d है, इसके जगह पे क्या रखना है, -1/2 रखना है, तो ये हमारा 2 दूनी 4, ये कट गया। ठीक है, तो ये 3 हो गया, 3 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 1 2 हो गया, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a का मान 5 हो गया। और यहाँ से हमको जो है फिर बताना है S16 का मान, फिर बताना है यहाँ पे S16 का मान, यानी कि 16 पदों का योग फिर बताना है। तो S16 बराबर क्या हो जाएगा, 16/2, फिर उसके बाद क्या होता है 2a होता है, तो 2 गुणे a का मान 5 है, देखिए यहाँ पे a का मान 5 है। इसके बाद n-1 यानी कि 16 - 1 लिखेंगे, 16 - 1, और फिर यहाँ पे d है, तो d का मान कितना है बच्चों, -1/2 है, तो यहाँ पे -1/2 हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 2 8 16 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा। 2 का 5 में आप गुणा करेंगे तो 2 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद 16 में से 1 जब हम घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और गुणे में हमारे पास -1/2 होगा। अब इसका हम 15 का जब 1 में गुणा करते हैं तो 15 कम 15, और ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 15/2 हो जाएगा। इस 10 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये भिन्न में आ गया, तो नीचे अगर 2 अंक का आपको भिन्न का जोड़ या घटाना करना है तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, नीचे के जो अंक हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इनका तिरछा गुणा कर देते हैं। तो 2 का 10 में गुणा होगा तो 20 होगा, और फिर 1 का 15 में गुणा होगा तो 15 1 15 हो जाएगा। तो ये 20 में से 15 जब यहाँ पे आपका घटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बटे में 2 हो गया। फिर ये 2 से 8 काट देंगे, 2 चौके 8, यानी कि 4 गुणे 5, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा आंसर। तो S16 के 2 मान हो गए हमारे, S16 का 2 मान हो गया, एक आपका 76 हो गया और एक जो है आपका 20 हो गया। ठीक है, 20 और 76, ये 2 मान जो है S16 के आएंगे। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेमी है, सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेमी है, और ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर है। तो डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी। जैसा कि यहाँ पे एक सीढ़ी दिया गया आपका, और इसमें ये सबसे ऊपर का डंडा है जो 25 सेंटीमीटर लंबा है, और जो सबसे नीचे का डंडा है वो 45 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं हम लोग तो जो ये डंडे की लंबाई है वो घटती चली जा रही है। और साथ ही में आगे ये बताया गया कि जो सबसे ऊपर वाला डंडा है यानी कि 25 सेमी का जो डंडा है, सबसे नीचे वाला जो डंडा है 45 सेमी का जो डंडा है, इनके बीच में 2 पूर्णांक 1/2 मीटर की डिस्टेंस है।
और दो क्रमागत डंडों के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि इन डंडों को बनाने के लिए कुल लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी। तो आगे चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सीढ़ी में जो डंडों की लंबाई है वो 25 सेमी से 45 सेमी तक एक समान रूप से घट रही है। जैसे ऊपर से अगर नीचे आते हैं 25 सेमी से 45 सेंटीमीटर तक जो है एक समान रूप से बढ़ रही है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एक एपी का निर्माण हो सकता है इनकी सहायता से, जो सीढ़ी में डंडे की लंबाइयाँ हैं। इसका जो प्रथम पद होगा ए बराबर 25 होगा, क्योंकि सबसे ऊपर वाला होगा, सबसे पहला है, और जो अंतिम पद है वो जो आखिरी वाला है वो 45 सेंटीमीटर। तो प्रथम पद ए बराबर 25 हो गया और अंतिम पद एल बराबर 45 सेमी हो गया। इन सारे डंडों की लंबाइयों को अगर पता करके जोड़ दिया जाए तो इसका जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा कि एसएन निकालना पड़ेगा। तो एसएन निकालने के लिए हमारे पास ए और एल तो है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं दिया गया है कि इसमें जो है डंडों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम वही ज्ञात कर लेते हैं कि डंडों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे हमारा ऊपरी डंडा है और जो सबसे निचला डंडा है उनके बीच की दूरी कितनी है। सबसे ऊपरी तथा सबसे निचले डंडे के बीच की दूरी तो ये दूरी जो है आपकी दिया है 2.1/2 मीटर। इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 लिख सकते हैं। और साथ ही में मीटर में दिया है, यहाँ सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो इसके लिए हम गुणा कर देते हैं 100 से। तो ये आपका कटेगा 50 बार में और ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 250 सेंटीमीटर। और दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितनी है। दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, तो दो क्रमागत डंडों के बीच की जो दूरी है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर है। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो डंडों की कुल संख्या कितनी होगी। सीढ़ी में डंडों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी। सीढ़ी में डंडों की कुल संख्या हो जाएगी 250 में हम लोग 25 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये टोटल जो लंबाई है वो 250 है और हर 25 सेंटीमीटर पे एक एक डंडा लगाया गया है। 250 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है और हर 25 सेमी पे एक डंडा लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 250 में 25 से भाग देंगे और साथ ही में उसमें एक जोड़ भी देंगे, +1 लिख देंगे। ये आखिरी वाले डंडे के लिए यहाँ पे एक जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो कटा 10 हो गया, यानी कि 10 + 1 बन गया 11। 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि इसमें जो डंडों की संख्या है वो क्या होगी बच्चों, 11 डंडे जो है इस सीढ़ी में लगाए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब जो हम लोगों को बताना, भी ये पता चल गया कि सीढ़ी में डंडों की संख्या जिसे n से भी दिखा सकते हैं, n बराबर क्या हो गया, 11 हो गया। तो सीढ़ी में डंडों की कुल लंबाई आप Sn लगा सकते हैं। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ये आपका फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे Sn है, n का मान 11 है, तो S11 बराबर हो जाएगा 11/2 2a, यानी कि 2 गुणे a का मान क्या है देखिए यहाँ पे, तो a का मान ये 25 सेमी यहाँ पे लिखा गया है 25 सेमी। तो a का मान 25 हो गया प्लस n - 1 है, यानी कि 11 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा बच्चों, तो उसके बाद जो है सीढ़ी में डंडों की जो कुल लंबाई हो जाएगी, सीढ़ी में डंडों की कुल लंबाई, इसके लिए आप लगा सकते हैं Sn। Sn बराबर n/2 और a + l लिख देंगे। ठीक है ना, ये आपका Sn का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे n का मान 11 है, क्योंकि टोटल 11 डंडे हैं, तो S11 हो जाएगा बराबर 11/2। और a का मान कितना है बच्चों, देखिए a का मान 25 है और प्लस, और ये l का मान कितना है 45 है, तो प्लस में 45 लिख देंगे। अब इसके बाद ये 11/2 आपका ऐसे लिखा जाएगा और गुणे 25 और 45 हम जोड़ देंगे, तो 25 और 45 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा।
और इस 70 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35 बार में ये कटेगा, तो यानी हमारे पास हो जाएगा 11 गुणे में 35। तो 11 का आप 35 में गुणा करेंगे, तो 11 का जब 35 में गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55, हासिल 5 हो गया, और 11 × 3 = 33 और 5 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। यानी कि 385 जो है सेंटीमीटर ये जितने भी सीढ़ी में डंडे लगाए गए हैं उनकी टोटल लंबाई हो गई। यानी कि इस सीढ़ी में डंडे बनाने के लिए हमें 385 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज की इस वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देंगे। आगे के इनके जो भी क्वेश्चन हैं उनको अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इस तरह के वीडियो हम हमेशा लेकर के आते रहते हैं आपके लिए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।